अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का यानी 5 का जो फर्स्ट ईयर का आपका चल रहा है, ये लास्ट लेक्चर है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट चैप्टर एंड कर लिया था। हैसेस लॉ ऑफ हीट समेशन पे हमने बात कर ली थी और हैसेस लॉ ऑफ हीट समेशन का कुछ काम रह गया है और एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आती हैं पेपर में इस चैप्टर से, जो मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ। तो पहले तो हैसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं 3, वो हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ। पहली है हीट ऑफ फॉर्मेशन। है तो बड़ी आसान बात है और आप एक दफ़ा तवज्जो से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड इस तरह से बने कि उसको बनाने में उसके एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, और कंपाउंड के कितने मोल बनाए जाएं? 1 मोल। ठीक है, जब भी किसी कंपाउंड के 1 मोल बनाए जाएं उसके एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है भाई, कंपाउंड के 1 मोल बनाए जाएं उसके एलिमेंट्स के थ्रू, उस सूरत में जितनी भी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a compound is prepared by its elements। तो जब कोई भी कंपाउंड उसके एलिमेंट से बनाया जाता है तो क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, इसीलिए रिलीज़ लिखा हुआ है, तो एब्जॉर्ब का वर्ड यहाँ नहीं है। तो कोई भी कंपाउंड अगर आप प्रिपेयर करेंगे उसके एलिमेंट से, ये शर्त ज़रूरी है, कितने मोल बनाएंगे? 1 मोल। तो जितनी भी हीट रिलीज़ होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप पानी बनाते हैं H2 प्लस हाफ O2, क्योंकि 1 मोल बनाना है तो हाफ O2 लेंगे, तो इसमें किताब कहती है कि -286 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो। तो क्योंकि उसमें तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, एनर्जी रिलीज भी दिख रही है आपको, 1 मोल पानी के बन रहे हैं ये भी दिख रहे हैं आपको, और एलिमेंट के थ्रू बन रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, ये बात भी दिख रही है आपको। तो ये एग्जांपल परफेक्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको डेल्टा HF से शो करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा HF। सेकेंड है हीट ऑफ कंबस्शन। मुझे पूरा भरोसा है कि इस लेवल पे आपको कंबस्शन पता होगा। कोई भी सब्सटेंस जिसके 1 मोल होने ज़रूरी है, कोई भी सब्सटेंस जिसके 1 मोल हो, अगर उसको आप करेंगे कंबस्ट की 3 शर्तें मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नंबर 1 ऑक्सीजन से मिलाना है, नंबर 2 ऑक्साइड बनाना है, नंबर 3 हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली शर्त ऑक्सीजन से मिलाना है, दूसरी शर्त ऑक्साइड बनाना है, तीसरी शर्त क्या है कि हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज़ होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में जितनी भी हीट रिलीज़ होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड टू फॉर्म ऑक्साइड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। जैसे कि मीथेन की कंबस्शन करा दें आप, तो मीथेन की कंबस्शन में मिसाल के तौर पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 870 एनर्जी है, ये कंफर्म कर लीजिए आप बुक से, किलो जूल पर मोल। तो ये जो 870 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। थर्ड इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
नाम से पता चल रहा है कि अगर आप एसिड को बेस से मिलाएं, सॉल्ट वाटर बनाएं और पानी के 1 मोल बने, यहाँ पे ये शर्त है, तो जितनी भी हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक दफ़ा ये बात और समझ लें आप कि अगर आपने एसिड को बेस से मिलाया, एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बना, साथ में पानी बना और शर्त ये रख दी कि पानी के 1 मोल बनने चाहिए। शर्त ये रख दी कि पानी के 1 मोल बनने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अगर 2 मोल बनेंगे तो आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 मोल बनेंगे तो आंसर को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 मोल बनेंगे तो अच्छी बात है। तो पानी के अगर 1 मोल बन रहे हैं तो जितनी भी हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन है इसकी जो कि आपको आनी चाहिए थी, अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए थी। अब इस चैप्टर में जो इजाफी काम आपको पेपर में आना चाहिए वो है बॉन्ड एनर्जी निकालना। ऑल्दो के बॉन्ड एनर्जी चैप्टर 4 का टॉपिक है, पर चैप्टर 4 में बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ दिया हुआ है, डेफिनेशन, उसको निकालने का तरीका नहीं है। और शायद वजह ये है कि एनर्जी का वो चैप्टर नहीं है, तो लिहाजा इस चैप्टर में अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये आपको आएगा नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी निकालना आपको आएगा ही नहीं। तो बॉन्ड एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता है कि भाई C2H6 की बॉन्ड एनर्जी निकालो, और आपको डेटा दिया हुआ है कि C, और चाहिए जो डेटा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये रैंडम डेटा है। रैंडम का मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज़ पे नहीं जाना है, आपने मेथड पे जाना है। ठीक है, अब C और C की एनर्जी आपको दी हुई है 50 किलो जूल पर मोल, और C और H की एनर्जी आपको दी हुई है मिसाल के तौर पे 60 किलो जूल पर मोल। और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इथेन की बॉन्ड एनर्जी निकालो, तो आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, और आपने देखा भाई C और C वाला एक बॉन्ड है, तो आपने बोला 50 आ गई एनर्जी, यहाँ से प्लस हो गया। और आपने देखा C और H वाले कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 60 को 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 50 + 360, ये जो 410 आपका जवाब आ गया। दिस इज़ बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए। अगर बॉन्ड एनर्जी निकालना आएगा तो आप हीट ऑफ कंबस्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह भी निकाल सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये नहीं बोलेंगे आप यार ये क्या आ गया, आप निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कोई इसी सवाल में बोलता है कि भाई इसी चीज़ को लेके बोलता है भाई फाइंड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन। ठीक है, इथेन की हीट ऑफ कंबस्शन मांग लेता है कोई, तो आपने पहले इक्वेशन बनाई इसकी C2H6 CO2 H2O, बैलेंस करना इस तरह से कि 1 मोल हो उसके, क्योंकि डेफिनेशन में आपको पता है हीट ऑफ कंबस्शन की शर्त ये थी कि जिसको कंबस करना है उसके 1 मोल होने चाहिए, तो यहाँ 1 ही रहना चाहिए। तो 2 कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 आ गया, 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 आ गया, ऑक्सीजन 4 और 3 7 आ गया, तो 7/2 से बैलेंस किया। अब मिसाल के तौर पे जो डेटा ये दिया हुआ है C और CH ये तो है, इसके अलावा इजाफी डेटा दिया हुआ है आपको O और O का बॉन्ड दिया हुआ है 40 किलो जूल पर मोल, C और O का दिया हुआ है मिसाल के तौर पे 30 किलो जूल पर मोल, H और O का मिसाल के तौर पे दिया हुआ है 20 किलो जूल पर मोल। ये सब वैल्यूज़ मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डेटा पेपर में गिवन होगा। आपको मेथड सीखना है, ये जो O और O की एनर्जी है और C और O की एनर्जी है या H और O की एनर्जी है, ये सब गिवन होगा पेपर में। अब आपको मेथड सीखना है। किसी भी रिएक्शन की जो हीट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ΔH बराबर है HP - HR। ये फॉर्मूला 9 क्लास के बाद से नहीं पढ़ाया गया, आपको अब याद रखना है। आप चाहे वो कोई सी भी हीट ऑफ कंबस्शन हो, फॉर्मेशन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, निकालने का तरीका है HP - HR। HP जो है वो कहलाता है हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, और HR कहलाता है हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। और HP और HR निकालेंगे बारी बारी और प्लेस कर देंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने सीखना है। HR निकालते हैं पहले,
आर रिएक्टेंट को बोलते हैं, पी प्रोडक्ट को बोलते हैं। अच्छा, HR में C2H6 की एनर्जी पहले से निकाल के सिखाई हुई है तो फ़ायदा उठाते हैं, अदरवाइज़ इसी तरह मैं निकाल के दिखाता आपको। तो C2H6 की एनर्जी पहले से निकाली हुई कितनी, 410, तो फ़ायदा उठा लिया, 410 यहाँ से आ गया, प्लस ऑक्सीजन की एनर्जी कितनी जूल है, 40, 7/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 7/2 मोल है, तो 40 इसकी एनर्जी है, 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 × 40। ये सॉल्व कर लें आप, इत्मीनान से कर लें, जल्दी कोई नहीं है। तो ये कैंसिल होके आएगा 20 और 140 और 410, ये 550 आ गया मेरे हिसाब से। आप इत्मीनान से एक दफ़ा और देख लीजिएगा। फिर आपने HP निकालना है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर है, इत्मीनान से समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं, आपको पता है, ऐसे 2 बॉन्ड हैं, साफ साफ दिख रहा है। हमें एक बॉन्ड की एनर्जी पता है, ये 2 की नहीं पता है, हमें सिर्फ एक ही पता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 30 इसकी बॉन्ड एनर्जी है और 2 इस जैसे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर मोल से भी मल्टीप्लाई करना है। कितने मोल हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। इत्मीनान से सीख लें आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C और O की बॉन्ड एनर्जी कितनी है भाई, C और O की बॉन्ड एनर्जी है 30, उस जैसे 2 बॉन्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 मोल्स हैं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह पानी में आपके जहन में खुद आ जाएगा तो आपसे हो जाएगा। पानी होता है H2O, यानी ऐसे होता है। तो आपको दिख रहा है पानी में OH वाले 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है, OH वाले यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ पे एक की एनर्जी दी हुई है, तो इसका मतलब एक की एनर्जी हो गई 20, इस जैसे कितने बॉन्ड है, 2, और अब की मोल 2 नहीं है भाई, मोल कितने हैं, 3, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। HP या नीचे 30 को 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 120, 20 को 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ये भी 120 इत्तफाक से, तो ये मिल के हो गया 240। अब आपने डेल्टा H का फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है भाई, वही फॉर्मूला है जो आपको मैंने ऊपर लिख के दिया, दैट इज HP - HR। तो 240 - 550, तो आंसर आ गया माइनस का 310। माइनस आंसर इसलिए आ रहा है कि हीट ऑफ कंबशन है तो वो नेगेटिव होगी। हीट ऑफ कंबशन आपको पता है रिलीज होती है एनर्जी, तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस। तो अब ये सवाल है, इसको इत्मीनान से 1 से 2 दफ़ा आप देखिएगा। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में मेक श्योर करना है कि जिसकी कंबशन करा रहे हैं उसके 1 मोल हो। फिर C2H, पहले HR निकालना है, फिर HP निकालना है। HR की एनर्जी आपको पहले इसकी एनर्जी फिर इसकी सम करनी है। इसकी ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 410, तो वो इस्तेमाल कर ली। ऑक्सीजन की 40 होती है, उसके साथ 7/2 मोल है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। HP मैंने पहले CO2 अलग से निकाला, बॉन्ड ये दिख रहा है, फिर पानी अलग से निकाला, बॉन्ड ये दिख रहा है, 2 बॉन्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 बॉन्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ 2 मोल है तो 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 मोल है तो 3 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, सम कर दिया, आंसर आ गया। फिर डेल्टा H का फॉर्मूला लगा दिया, HP - HR। तो ये एक ऐसा सवाल है जो पेपर में बहुत कम आता है, पर आ सकता है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है रूटीन से, और ये आपको आना चाहिए। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 5 तो हमने यहाँ पे एंड कर दिया। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 जब मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, तो चैप्टर 3 में मैंने नोट किया, आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया, अच्छी बात है, आपने खुद से पढ़ लिया होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है मेरा। लेकिन मैंने नोट किया कि एक टॉपिक मुझसे रह गया पढ़ाना, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है तो आसान टॉपिक याद करने वाला, पर वो बहरहाल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को टॉपिक रह गया, तो वो टॉपिक मैं अभी यहाँ कवर कर रहा हूँ। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 3 का ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर 3 में रह गया था, और अच्छा टॉपिक है। तो अच्छे से मुराद छोटा सा टॉपिक है ये, आसान सा, लेकिन थोड़ा याद करने वाला है, लिहाजा पेपर में आ जाती है, मेमोरी बेस्ड कुछ चीज़ें इसमें। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, अगर आपको जो चैप्टर 3 आपने अब ज़्यादा दिन तो नहीं हुए पढ़े हुए, तो याद तो होगा आपको कि हाइड्रोजन के एटम में अगर आप
इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करें और फिर वो एनर्जी रिलीज़ करें, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और एक्साइटेड करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते थे, जिनको याद है, इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे। और कौन सा स्पेक्ट्रम बनता था, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला वगैरह सब आपने पढ़ा था, चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस ये टॉपिक रह गया तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे, पहले ऑर्बिट से आगे भेजेंगे, कभी दूसरे से आगे भेजेंगे, कभी तीसरे से, एंड सो ऑन। इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उस लाइन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के थ्रू वो बन रहा है। अब इसमें जो पहली सीरीज़ बनती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज़। अब याद आना शुरू हो जाएगा आपको। लाइमन सीरीज़ में क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते थे, कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट टू अनदर। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में जंप करवा रहे हैं तो इसको बोलते थे लाइमन सीरीज़। और इसके लिए जो वेव नंबर का फॉर्मूला बनता था वो बनता था RH/Z², 1/N1। आपको पता है वो ऑर्बिट होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, और N2 वो ऑर्बिट जहाँ इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से आगे जा रहा है तो 1/1 हो जाएगा, -1/N2 का स्क्वायर। N2 वो ऑर्बिट है जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे बोलता है इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट में जा रहा है तो N2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड जो सीरीज़ है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज़। अब आपके जहन में खुद आना चाहिए, बाल्मर सीरीज़ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट टू अनदर। सेकंड ऑर्बिट से आगे जाएगा, तो सेकंड ऑर्बिट से आगे जाएगा तो थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, जहाँ भी जाएगा। वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा RH/Z²। अब की N1 की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, 1/4। और यहाँ पे 1/N2² एज इट इज़ रहेगा। और समझ रहे हैं आप कि N2 यहाँ पे आगे वाले ऑर्बिट होंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एंड सो ऑन। तीसरी सीरीज कहलाती है पास्टन सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से आगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, जुबानी 2 मैंने पढ़ा दी तो आपको आइडिया जनरेट हो गया। पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से आगे, थर्ड से आगे जाएगा तो फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स में, इस तरह जाएगा। और इसका वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा RH/Z²। अब थर्ड से आगे जा रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 और N2²। उसके बाद 4 को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है कहाँ से आगे जाएगा। अब अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो फर्स्ट से आगे जा रहा है, फिर सेकंड से आगे जा रहा है, फिर थर्ड से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से आगे जाएगा, फोर्थ से आगे जाएगा, यानी फोर्थ से फिफ्थ में जाए या सिक्स में जाए या 7 में जाए। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, RH/Z², 1/, अब की N 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 1/N2²। इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से आगे जा रहा है तो N2 की जगह पे 5 आ जाएगा, या N2 की जगह पे 6 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा। आखिरी सीरीज़ है फंड सीरीज़, पी फंड भी कहते हैं इसको, वैसे पी साइलेंट है यहाँ पर। फंड सीरीज में जाहिर सी बात है चौथे ऑर्बिट के बाद किसकी बारी आ गई, पाँचवें ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन पाँचवें ऑर्बिट से छठे में जाएगा या पाँचवें ऑर्बिट से सातवें में जाएगा। और इसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला होगा RH/Z²। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो लाइन से चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये N2 एज इट इज रहेगा। अब की N2 जो है ना ऑर्बिट नंबर 6 हो सकता है या ऑर्बिट नंबर 7 हो सकता है। अब जो इजाफी पढ़ाई इस टॉपिक में आपको करनी है वो मैं आपको बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ, जो कि आपने अभी की अभी कर लेनी है, ज़रूरी बिल्कुल। वो है पेज नंबर 97। ठीक है भाई, पेज नंबर 97 है। और 95 में भी ये बातें लिखी हुई हैं, पर 97 का एक टेबल है जिसमें रीजन्स बताए हुए हैं। अगर आप देखें, विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन,
इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, ये सब रीजन आपको डायग्राम में दिख रहे हैं जो कि यू हैव टू मेमोराइज, याद करने हैं आपको। जैसे लाइमन सीरीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अब इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं दिया हुआ आगे कोई, बस नाम दिए हुए हैं, तो आपको नाम पढ़ने कि लाइमन सीरीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो अल्ट्रा वायलेट में है, बाल्मर सीरीज़ के बारे में लिखा हुआ है विजिबल में है। ठीक बात हो गई। तो अब आपका काम ये है कि आप इनको मेमोराइज करेंगे। ठीक हो गई बात। तो इसमें 4 तरह के रीज़न आपको बताए जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट में है, जो बाल्मर है वो विजिबल में है, और जो ब्रैकेट और फंड है वो फार इंफ्रारेड में है, और जो बच गई कौन सी पास्चन वो इंफ्रारेड में है। तो ये आपको मेमोराइज करनी है, फॉर्मूले आपको याद हो ही गए। अच्छा, ये बात भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कलर आपको मिलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, उसमें सबसे जो हाई वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, जो उसमें सबसे लो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट की होती है, बस ये पेपर में आता है। और जो हाईएस्ट डेविएशन है वो वॉयलेट की है, और जो लोएस्ट डेविएशन है वो रेड की है। ये बात ध्यान में रखनी है अगेन, क्योंकि इसकी फर्दर डिटेल नहीं है तो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि रेड जो है उसकी डेविएशन जो है वो कम है और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वॉयलेट जो है उसकी डेविएशन ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। कुछ बातें थी जो कि मैंने नोट की थी कि रह गई, मिस हो गई, और ये जो है वो आपसे शेयर करना मुझे ज़रूरी था, तो मैंने शेयर कर लिया आपसे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं। चैप्टर 5 हमने ख़त्म कर लिया इस लेक्चर में। चैप्टर 3 का रिमेनिंग पोर्शन रह गया था, वो भी हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।